जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एमपी स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो लिखिएगा जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में H2 + O2 तो क्या बनेगा H2। जैसे कि क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला, ऑक्सीजन, तब क्या बना, H2O बना, यानी कि जल बना। ठीक है, वैसा ही अगर हम ले ले C+O2 तो क्या बनेगा CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में। याद रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके 2 उदाहरण दे या 3 उदाहरण दे या 1 उदाहरण दे। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों और सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वैसा समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वैसा समीकरण जिसको संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। याद रहेगा, जिसको हम लोग वैसा समीकरण जिसको हम लोग संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा Fe + H2O बनेगा हमारे पास Fe3O4 प्लस में H2O गैस बनेगा। ठीक है, H2 गैस बनेगा। क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। ठीक है, पूछेगा शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शरीर में भोजन का पाचन ये सब क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। शरीर में भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन का पाचन ये कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है कि लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी याद रख सकते हैं। रासायनिक समीकरण बता दिए क्या होता है। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण के कुछ प्रकार जिससे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद है विस्थापन या एकल विस्थापन या प्रति विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, अनॉक्सीकरण या अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, और है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 9 अभिक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जान लेते हैं इस सब क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हमारा जो पहला रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तब लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ बोल रहा है, तो देखिए एक कार्बन है, सी का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन गैस। कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बोला, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, समझे, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो हमारा ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, वही फिर यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा। H2O टूटेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और फिर सॉरी H2O बनेगा फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा फिर ऑक्सीजन बनेगा। ऐसे करके आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण दे, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल में क्या याद रखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे याद रख सकते हैं C+O2 तो क्या होगा, CO2 और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक है, ऊष्मा का अवक्षेप होगा, ठीक। उसके बाद देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, पूछेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, इसके एक उदाहरण लिखिए। तो लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं BaOH का होल टॉय प्लस 2NH4Cl प्लस ऊष्मा, उसके बाद क्या बनेगा BaCl2 प्लस 2NH4OH, ठीक है। ये हमारा हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए हमारा जो अगला अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो उसका आप परिभाषा दे दीजिएगा और एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक मिलकर किसी दूसरे तत्व या यौगिक का स्थान ग्रहण करता है उसे विस्थापन या एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व और यौगिक दूसरे तत्व और यौगिक का स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए Fe प्लस CuSO4 Fe मिलकर क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो तत्व या यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए गुण वाले तत्व या पदार्थ का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaSO4 प्लस BaCl2 जब मिलेगा तो एक नए गुण वाले पदार्थ किसका, BeSO4 प्लस 2NOCl का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग, ठीक, और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी यानी कि वियोग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जैसे में देखिए C+O2 जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 बनेगा। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, CO2 है, CO2 बना। सल्फर और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो याद रहेगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए पूछ रहा है अनॉक्सीकरण या अवकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो पूछ रहा है तो लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अनॉक्सीकरण या अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगा तब बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे पेट में पाया जाता है। पूछेगा हमारे आमाशय में यानी कि भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है, तो HCl यानी कि हाइड्रो क्लोराइड, ठीक है, कौन, हाइड्रोजन क्लोराइड,
ठीक है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl पाया जाता है। ठीक है, देखिए आगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का एक साथ होना ही क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे में भोजन का पाचन, ठीक है, भोजन का दुर्गंध होना। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन भोजन के दुर्गंध होने से बचाने का उपाय बताइए, तो क्या लिखिएगा आप लोग? तो लिखिएगा भोजन को फ्रिज में रखना चाहिए, भोजन को ढक कर रखना चाहिए, ठीक है, भोजन को वायु रहित बर्तनों में रखना चाहिए, आप ये लिख सकते हैं। एक चीज़ और यहीं से बनता है कि विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसको रोकने का उपाय, तो रोकने का उपाय बता दिए। तो विकृत गंधिता क्या होता है? जब खाद्य पदार्थ को बहुत लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसके रंग और स्वाद में जो परिवर्तन आता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संक्षारण। ठीक है, संक्षारण, उसके बाद दहन की क्रिया। अच्छा, संक्षारण क्या होता है? तो देखिए किसी धातु के हवा एवं पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे में लोहे पर जंग लगना, ठीक है, पीतल के बर्तन का कालिक पड़ जाना, सोने व चांदी का मट मैला हो जाना। ठीक है, ये संक्षारण कहलाएगा। ठीक, आगे देखिए दहन क्रिया पूछेगा, दहन क्या होता है? ठीक है, किसी भी पदार्थ का जलना ही क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। दहन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पहला नंबर ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ये सब है दहन के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग न रहे, जंग न लगे और वो लंबे समय तक चला रहे, टिका रहे। ठीक है, ये लिख सकते हैं। लोहे को जंग से बचाने के उपायों को लिखे, तो लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को पेंट करना चाहिए, लोहे की वस्तुओं को ग्रीस लगाकर रखना चाहिए। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को वायु में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ओस न लगे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूछेगा क्वेश्चन कि किसी भी खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि वह लंबे समय तक टिका रहे, खराब ना हो। जैसे में चिप्स की थैली में बिस्कुट का, ठीक है, जैसे में बिस्कुट का पैकेट, ये सब क्या होगा? नाइट्रोजन से प्रभावित है। अगर वो फट जाएगा तो मसुआ जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। ठीक, तो इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आप सभी को कवर करा दिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।